वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो इस मॉडल में क्या होता है, चलो देखते हैं। परमाणु के संरचना एवं विन्यास को समझने के लिए सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल तैयार किया या मॉडल दिया और कहा कि परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड है जिसका आकार 10⁸ सेंटीमीटर होता है। परमाणु का पूरा धन आवेश समान रूप से गोले में वितरित रहता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गूंथे रहते हैं, अर्थात धंसा हुआ रहता है। इस मॉडल की तुलना एक तरबूज से की जा सकती है और इसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज का मॉडल भी कहा गया। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज का मॉडल कहा गया। जैसे कि फर्स्ट में ये कहा गया कि परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, एक गोलाकार पिंड की तरह, जिसका आकार 10⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये गोलाकार पिंड है जिसका आकार 10⁸ सेंटीमीटर होता है। परमाणु का पूरा धन आवेश समान रूप से गोले में वितरित रहता है। अगर हम एक पिंड की बात करें, इस परमाणु की बात करें, तो इस गोलाकार पिंड के अंदर जो धनावेशित कण है वो समान रूप से चारों तरफ बिखरा हुआ रहता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गूंथे रहते हैं। यहाँ पर देखो ब्लू कलर में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि बीच बीच में धंसा हुआ है या गूथा हुआ है। इस मॉडल की तुलना एक तरबूज से की जा सकती है, इसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अगर आप इस तरबूज को देखोगे तो इस तरबूज के अंदर इस तरबूज का जो बीज है, ठीक है, वो इस तरबूज के अंदर के गुद्दे में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जैसे कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो गुथे हुए रहते हैं या बिखरे हुए हैं या धंसे हुए हैं, वैसे ही यहाँ भी जो बीज है इस तरबूज का, उस बीज को इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष दिया गया है, उसको इलेक्ट्रॉन कहा गया है। और जो लाल कलर का जो पार्ट्स है, जो गुद्दा है, उस गुद्दे को धनावेशित कण कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया। चलो इसके बाद देखो, मैं राउंड करके आप लोग को दिखाया हूं बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार इस तरबूज के गुद्दे में बिखरे हुए हैं। तो ये था स्टूडेंट थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। चलो अब देखते हैं हम लोग रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने एटम की संरचना को समझाने की कोशिश की और सन 1911 में रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पत्र पर तीव्रगामी से अल्फा कणों की बौछार की। तब उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद विभिन्न कोणों पर विचलित हो जाते हैं और बहुत कम अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग में लौट आते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग को दिख रहा है, ये जो गोल आकार का जो दिख रहा है वो स्वर्ण पत्र है। मानो कि यह एक स्वर्ण पत्र है जिसमें अल्फा कणों का बौछार किया जाता है। यह स्वर्ण पत्र अर्थात सोने के रंग से कोटेड किया गया पत्र, अर्थात एक तत्व से कोटेड किया गया है।
पेंट किया गया है इसको, अर्थात ये गोल्ड है। तो हमको पता है गोल्ड एक परमाणु या तत्व होता है जिसमें अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधे निकल गए हैं, जैसे कि यहाँ आप लोग को दिख रहा है। और कुछ जो अल्फा कण हैं, देखो यहाँ पर सीधी रेखा में कैसे निकल गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन अल्फा कणों के बीच में गैप है। और कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद विभिन्न कोणों में विचलित हो गए हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग को विचलित होता हुआ कण दिख रहा है। देखो कुछ इस तरह से विचलित हुआ है। बहुत कम अल्फा कण ऐसे हैं जो स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग में लौट आते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो परमाणु है या जो तत्व है उसके केंद्र में नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर धनावेशित कण होते हैं। और परमाणु के तुलना में अगर नाभिक को देखें तो नाभिक बहुत ही छोटा होता है। और जब इस प्रकार के परमाणु पर हम अल्फा कणों का बौछार करते हैं तो नाभिक छोटा होने के कारण कुछ ही कण जाके उससे टकराते हैं और वापस लौट आते हैं। जब नाभिक के केंद्र में जाके टकराता है तभी वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट आता है। नहीं तो अगर साइड में, अगर कहीं किनारे में टकराएगा तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो ये था रदरफोर्ड का प्रकीर्णन मॉडल या प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया और उस पर अल्फा कणों का बौछार करके ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया।